अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली हम एक्सिलरी नर्व के एनाटॉमी को पढ़ेंगे। इनिशियली हम बेसिकली डिफाइन करेंगे एक्सिलरी नर्व को, इसके रूट को डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन सी नर्व्स हैं जो इसके नियर बाय हैं, उनको डिस्कस करने के बाद फिर हम उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है उसमें हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फंक्शन के बाद फिर इसके आसपास जो मसल्स हैं जहां से ये इनर्वेट करती है उसको हम डिस्कस करेंगे। मसल्स को डिस्कस करने के बाद फिर हम जो एक्सिलरी नर्व का रूट है उसको डिफाइन करेंगे कि किस किस एरिया से ये पास आउट होती है। और एक्सिलरी नर्व के रूट को डिफाइन करने के बाद फिर हम इसकी ब्रांचेस को डिफाइन करेंगे कि ब्रांचेस इसकी कितनी है और कहाँ कहाँ से गुजर रही हैं। ब्रांचेस के बाद फिर हम जो लास्ट में पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज द डिसऑर्डर, यानी कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने की वजह से। और फिर लास्ट में सिम्टम्स डिस्कस करेंगे कि सिम्टम्स कौन कौन सी है, वो कौन कौन सी अलामात हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि एक्सिलरी नर्व जो है वो डैमेज है। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सिलरी नर्व की तरफ। एक्सिलरी नर्व की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर, जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक्सिलरी नर्व को अगर हम देखें तो एक्सिलरी नर्व की फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट इसका कहाँ से होता है? बेसिकली जो नेक का मिडिल पार्ट होता है जहाँ पे C5 और C6 वर्टिब्रा है, मींस की जो सर्वाइकल वर्टिब्रा 5 है और सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 है, वहां से बेसिकली इसके स्टार्ट होता है और फिर ये शोल्डर तक आती है। अब इसका देखा जाए तो इसके दो फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी हम पिछली जो नर्व्स हैं उनमें भी डिस्कस कर चुके हैं। एक है सेंसरी फंक्शन इसका और दूसरा है मोटर फंक्शन। सेंसरी फंक्शन क्या है? सेंसरी फंक्शन मींस कि सेंसेशंस प्रोवाइड करना, हीट, पेन, फीलिंग्स, इस किस्म की चीजें। और मोटर फंक्शन क्या है? मोटर फंक्शन बेसिकली मसल्स को स्ट्रेंथ देना और उनको मूव करना, तो ये इसका बेसिकली मोटर फंक्शन है। तो ये अब सेंसरी और मोटर फंक्शंस जो है बेसिकली एक्सिलरी नर्व जो है वो किस एरिया में देगी? वो बेसिकली शोल्डर रीजन में देगी। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर इन केस खुदा न खास्ता एक्सिलरी नर्व जो है डैमेज हो जाती है तो उससे सबसे बड़ा लॉस क्या होगा कि शोल्डर की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और वो ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। वो भी हम आगे वीडियो में जाके रोटेटर कफ के अंदर जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको भी आप डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद अगर दूसरा नाम देखा जाए एक्सिलरी नर्व का, दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसका देखा जाए तो सर्कमफ्लेक्स नर्व इसको हम कहते हैं, इसका सेकंड नेम है। अब हम इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेसिकली जो वो कौन सी नर्व्स हैं जो बेसिकली इसके पास से गुजर रही है। अब उसमें देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो नर्व आ रही है दैट इज कॉल्ड द मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व जो है ये बेसिकली कहाँ से आ रही है? ये हमारा जो बाजू का जो मिडल पार्ट है, जो दरमियान वाला एरिया है, यहाँ से गुजर रही है, तो ये मीडियन नर्व है। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास जो आ रही है दैट इज कॉल्ड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है ये बेसिकली हमारा जो अपर आर्म है, मींस जो बाइसेप और बाइसेप का और डेल्टॉइड का एरिया है, ये अपर आर्म कहलाता है, इस एरिया से गुजरेगी मस्कुलोक्यूटेनियस। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आया देखा जाए तो हमारे पास रेडियल नर्व आती है। और रेडियल नर्व का अगर रूट देखा जाए तो रेडियल नर्व का रूट बैक ऑफ आर्म है, ट्राइसेप मसल, यानी कि आपकी ये बाइसेप मसल है, बाइसेप के नीचे कौन से है? ट्राइसेप है। तो ये ट्राइसेप मसल्स के साथ जो रूट जा रहा है ये बेसिकली किसका जाएगा? ये रेडियल नर्व का जाएगा। रेडियल नर्व के बाद फिर हम आ जाते हैं अल्नर नर्व के ऊपर आ जाते हैं। तो अल्नर नर्व को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारा जो फोर आर्म है, यानी कि बेसिकली जो अल्ना की साइड है, आपकी लिटिल फिंगर की जाने वाली जो साइड है, यहाँ से आके तो सीधी ये पाम के एरिया में आएगी। तो ये बेसिकली फोर आर्म और हैंड के एरिया की नर्व है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये अल्नर नर्व कहेंगे। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्सिलरी नर्व से जो रिलेटेड नर्व्स हैं वो हमारे पास चार हैं। सबसे पहले हमने मीडियन नर्व को डिस्कस किया, मीडियन के बाद फिर हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आ गई।
मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व के बाद फिर हमारे पास रेडियल नर्व आ गई और फिर अल्नर नर्व आ गई। तो ये बेसिकली चारों इससे रिलेटेड नर्व्स हैं जो इसके नियर बाई हैं। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं बेसिकली इसके फंक्शन को। बेसिकली देखा जाए तो एक्सिलरी नर्व का फंक्शन क्या है, ये हम वीडियो से पहले ही इनिशियली में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्सिलरी नर्व का जो फंक्शन है दैट इज द सेंसरी मूवमेंट एंड मोटर मूवमेंट। किस एरिया की? अब जाहिर बात है ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये आपके नेक रीजन से स्टार्ट हो रही है C5 और C6 से, और ये शोल्डर तक आ रही है। तो बेसिकली आपके नेक से लेकर शोल्डर तक का जो एरिया होता है उसके अंदर जो भी फीलिंग है, सेंसेशंस है और जितनी भी मूवमेंट्स है वो सारी अगर देखा जाए तो एक्सिलरी नर्व कर रही होती है। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है दैट इज द मसल इंटरवेटेड बाय एक्सिलरी नर्व। अब इनर्वेटेड कौन से मसल्स इनर्वेट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे? अब जो मसल इनर्वेट कर रहे हैं यहाँ पे हम उनको डिस्कस करते हैं। उनमें देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आता है, डेल्टॉइड मसल आता है। डेल्टॉइड मसल बेसिकली आपके अपर आर्म में यहाँ पर पाया जाता है। और डेल्टॉइड मसल जो है ये बेसिकली क्या फंक्शन है इसका, अलाउज टू लिफ्ट योर आर्म। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो हमारी एक्सिलरी नर्व है उसका जो मोटर फंक्शन है वो क्या है जी, कि ये डेल्टॉइड मसल्स को हेल्प करती है कि आप अपने बाजू को ऊपर की तरफ उठा के लेके जा सकें। तो बेसिकली जो डेल्टॉइड मसल है ये क्या करेगा, अपलिफ्ट योर आर्म, यानी कि आपका बेसिकली जो आर्म है उसको अपलिफ्ट करने में हेल्प आउट करेगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास आता है टीरीज माइनर। टीरीज माइनर मसल जो है बेसिकली ये पोस्टीरियर साइड पे होगा और टीरीज माइनर का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या होगा, रोटेट योर आर्म अवे फ्रॉम योर बॉडी। तो बेसिकली टीरीज माइनर क्या करेगा, आपके जो बाजू है उसको रोटेट करेगा। और रोटेट क्या करेगा, अवे फ्रॉम बॉडी, यानी कि आप बॉडी से दूर लेके जाके जब इसको रोटेट करेंगे तो ये जो रोटेशन बेसिकली है ये टीरीज माइनर के मसल की वजह से है। और ये बेसिकली जो टीरीज माइनर मसल है उसको जो सेंसरी और जो मोटर फंक्शन कौन दे रहा है, वो एक्सिलरी नर्व दे रही है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो ये कौन से मसल आता है, दैट इज द ट्राइसेप मसल्स। अब ट्राइसेप मसल्स जो है ये बेसिकली बाइसेप के बिल्कुल नीचे होते हैं। और ट्राइसेप मसल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ट्राइसेप मसल्स जो है आपकी एल्बो को स्ट्रेट करने में हेल्प आउट करते हैं। यानी कि अगर एल्बो ऐसे है तो ये स्ट्रेट अगर हो रही है तो ये बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, ये ट्राइसेप मसल्स की वजह से हो रही है। तो ये तो हमने मसल्स डिस्कस कर लिए जो बेसिकली इनर्वेटेड मसल्स है, यानी कि ये वो मसल्स हैं जो डायरेक्टली एक्सिलरी नर्व के साथ अटैच हैं। और इन्हीं मसल्स को बेसिकली एक्सिलरी नर्व क्या कर रही है, सेंसरी फंक्शंस और मोटर फंक्शंस दोनों दे रही है। अब उसके बाद अगला हम जो मरला आता है दैट इज द नर्व रूट। अब जो बेसिकली एक्सिलरी नर्व है उसके रूट को हम डिफाइन करेंगे कि रूट इसका क्या है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आता है, स्टार्ट्स फ्रॉम C5 C6 एंड देन ट्रेवल्स टू। इनिशियली अगर देखा जाए तो इसका जो स्टार्ट है C5 और C6 है, यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा 5 और सर्वाइकल वर्टिब्रा 6, वहां से इसका स्टार्ट है। और उसके बाद ये ट्रेवल करके कहाँ आती है जी, सबसे पहले नंबर पे देखा जाए तो ट्रेवल करके आएगी कॉलर बोन के ऊपर। कॉलर बोन कौन सी है, बेसिकली आपकी ये वाली जो बोन है जिसको हम क्लेविकल कहते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं। तो ये जो बोन है कॉलर बोन इसके पास से होके गुजरेगी और देन अगला जो स्टेप है बेसिकली पासेस थ्रू क्वाड्रिलेटरल स्पेस। और ये बेसिकली जो क्वाड्रेटल स्पेस है ये कौन सी स्पेस है, जो स्पेस बेसिकली शोल्डर के एरिया में मसल्स और टिश्यूज के दरमियान स्पेस जो होती है उसको क्वाड्रेटल स्पेस हम कहते हैं। और ये फिर क्वाड्रेटल स्पेस जो है उसके अंदर से ये एक्सिलरी नर्व गुजरेगी। और फिर उसके बाद तीसरा जो इसका पॉइंट होगा यहाँ पे अगर देखा जाए, आप देख रहे हैं कि ये ह्यूमरस का जो एरिया है बिहाइंड द ह्यूमरस, यानी कि फिर ये क्या करेगी कि जो ह्यूमरस हड्डी है उसके बिहाइंड बैक साइड से ये रूट अपना बनाएगी।
तो अगर हम इसको रूट में देखें तो हमने 3 से 4 चीजें यहाँ पे डिस्कस की। रूट में हमने सबसे पहली चीज ये डिस्कस की कि इसका जो बेसिकली स्टार्ट है वो C5 और C6 से हो रहा है। फिर इसमें जो सेकंड चीज हमने डिस्कस की कॉलर बोन की, कि फिर C5 और C6 यानी कि गर्दन के पास से होते हुए ये फ्रंट पे आ जाती है, जो कॉलर बोन है उसको इनर्वेट करती है। कॉलर बोन के बाद फिर ये क्या करती है, ये क्वाड्रिलेटरल स्पेस जो होती है, जो बेसिकली जो शोल्डर के अंदर जो मसल्स और टिश्यू के दरमियान जो खला होता है, जो स्पेस होती है, उसके अंदर से फिर ये गुजर रही है। और थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो फिर ये ह्यूमरस जो बोन है, जो बेसिकली आपके फ्रंट ऊपर वाले डेल्टॉइड मसल के पास इसका जो गोल सिरा होता है, वहां उसके अपर पार्ट के करीब से बैक साइड से गुजर रही है। तो ये तो इसका बेसिकली हमने रूट डिफाइन कर लिया कि इसका रूट कौन सा है। रूट के बाद फिर हम आ जाते हैं इसकी ब्रांचेस के ऊपर। अब इसकी ब्रांचेस को हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी ब्रांचेस है। अब ब्रांचेस में हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ये डायग्राम बेसिकली बनाया हुआ ये शोल्डर रीजन है, जिसमें बेसिकली बाइसेप मसल भी आपको नजर आ रहा है, ट्राइसेप मसल भी नजर आ रहा है, और बेसिकली शोल्डर का जो रीजन है टीरीज माइनर मसल भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली इसकी ब्रांचेस हम डिस्कस करेंगे। एक्सिलरी नर्व की जो है ब्रांचेस कौन सी है। अब ब्रांचेस को देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो ब्रांच आती है दैट इज द कॉल्ड एंटीरियर ब्रांच। अब एंटीरियर ब्रांच जो है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो आपको ब्रांच नजर आ रही है इनिशियली, ये कौन सी है, इसकी एंटीरियर ब्रांच है। अब एंटीरियर ब्रांच जो है ये क्या करती है, एंटीरियर ब्रांच इसको कनेक्ट करती है और मोटर फंक्शन करती है किस एरिया के लिए। ये जो मसल आपको नजर आ रहा है ये कौन सा है, डेल्टॉइड मसल। तो बेसिकली जो एंटीरियर ब्रांच है एक्सिलरी नर्व की, ये कनेक्ट किससे हो रही है, डेल्टॉइड मसल से। तो फिर बेसिकली डेल्टॉइड मसल को ये सपोर्ट करेगी सेंसरी फंक्शन में भी और मोटर फंक्शन में भी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाए आर्टिकुलर नर्व, यानी कि बेसिकली जो सेकंड ब्रांच है इसकी एक्सिलरी नर्व की, इसको हम आर्टिकुलर नर्व कहेंगे। और ये बेसिकली कहाँ होगी, ये दो चीजें यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला फंक्शन इसका क्या है, दैट इज द अपर ट्राइसेप मसल। अब बेसिकली जो ट्राइसेप कौन सा मसल होता है, बाइसेप के बिल्कुल पीछे बैक साइड पे। तो बैक साइड पे जो अपर स्पेस होती है ट्राइसेप मसल की, उस एरिया में। एंड देन सेकंड इज द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब बेसिकली जो गोल सिरा है ह्यूमरस का, जो बेसिकली यहाँ पर पाया जा रहा है, तो ये ग्लिनोह्यूमरल जो जॉइंट है इसके पास से भी आर्टिकुलेट करेगी। तो ये आर्टिकुलर ब्रांच इसकी कहलाएगी। आर्टिकुलर ब्रांच के बाद तीसरी जो ब्रांच इसकी आती है दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर ब्रांच। पोस्टीरियर ब्रांच बेसिकली जो शोल्डर का बैक एंड होता है, जो बैक रीजन होता है, उसको हम पोस्टीरियर नर्व कहते हैं, एक्सिलरी नर्व कहते हैं। तो ये पोस्टीरियर नर्व जो है ये क्या करेगी, ये बेसिकली जो डेल्टॉइड का पोस्टीरियर पार्ट है, यानी कि ये अब फ्रंट पार्ट है बेसिकली डेल्टॉइड का, और इसके बैक साइड पे जाएंगे तो ये इसका बैक साइड पॉइंट हो जाएगा। और टीरीज माइनर, यानी कि ये जो ब्रांच तीसरी हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच आती है, तो इसको अगर देखा जाए तो डेल्टॉइड जो मसल है उसकी बैक साइड, और टीरीज मसल जो है उसको बेसिकली सेंसरी और मोटर्स जो पावर है वो सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये डेल्टॉइड मसल्स मूव करते हैं और उसकी वजह से हम बाजू को अपलिफ्ट करके लेके जाते हैं। तो ये तो हमने इसकी बेसिकली ब्रांचेस डिस्कस कर ली। अब ब्रांचेस के बाद अगर देखा जाए तो हम इसके डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं कि डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर एक्सिलरी नर्व के ब्रांच डिसऑर्डर्स में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होता है जी, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बेसिकली जो हमने ये डिस्कस किया C5 और C6, यानी कि बेसिकली इसका जो स्टार्ट है वो C5 सर्वाइकल वर्टेब्रा 5 और सर्वाइकल वर्टेब्रा 6 से होता है। अब इस एरिया में बेसिकली क्या होगा, नर्व पिंच हो जाएगी। अब नर्व पिंच कैसे होगी, उसकी दो तीन रीजंस हैं। उसमें मोस्ट कॉमन रीजन अगर देखा जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस हो सकता है, या फिर इसको
चेंज हो सकती है। बेसिकली जो सर्वाइकल रीजन के जो वर्टिब्रास हैं उनकी जो बेसिकली शेप है वो चेंज हो सकती है। जो बेसिकली डिस्क है उसकी स्पेस वो रिड्यूस हो सकती है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से नर्व क्या होगी, नीचे पिंच होगी और फिर नेक और शोल्डर के एरिया में पेन शुरू हो जाएगा। और फिर अगर सेकंड नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास आता है फ्रोजन शोल्डर। ये भी एक बहुत कॉमन सी चीज है और मोस्टली जो है ना ये मेल्स फीमेल्स दोनों में ऑलमोस्ट कॉमन पाया जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर में अगर देखें तो ये आपका ये जो एरिया है यहाँ पर पाया जा रहा है रोटेटर कफ। अब जैसे ही रोटेटर कफ के अंदर स्वेलिंग हुई तो रोटेटर कफ जब स्वेल हुआ तो उसके आसपास से जो नर्व गुजर रही है उसमें एक्सिलरी नर्व भी है। तो एक्सिलरी नर्व क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। अब फिर जब ये इनिशियली पेन थोड़ा सा हम उसको कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आसपास जो नर्व्स हैं वो भी उससे कंप्रेस हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता जो शोल्डर है वो फ्रीज की तरफ चला जाएगा, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। और उसके बाद शोल्डर की मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटल स्पेस सिंड्रोम। बेसिकली क्या होता है क्वाड्रेटल स्पेस सिंड्रोम में, क्या होता है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि क्वाड्रेटल सिंड्रोम क्या है। क्वाड्रेटल स्पेस क्या है, ये बेसिकली जो शोल्डर रीजन में मसल्स और जो टिश्यूज हैं उनके दरमियान एक खला है उसको हम क्वाड्रेटल स्पेस कहते हैं। उसके अंदर क्या आती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आएगी तो वो भी आसपास जो नर्व्स हैं उनको डैमेज करेगी और ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ये तीन कॉमन डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली एक्सिलरी नर्व से रिलेटेड। और फिर अगर इसकी सिम्टम्स को देखा जाए कि अलामात कौन सी हैं, और अलामात को अगर हम देखें तो सिम्टम्स में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो है डिफिकल्टी इन मूविंग शोल्डर, यानी कि जो शोल्डर की जो मूवमेंट है उसमें क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो नमनेस, यानी कि शोल्डर का जो एरिया है, गर्दन का जो एरिया है वो नमनेस आ जाएगी, उसमें सुन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम देखा जाए तो बेसिकली जब आर्म को अपलिफ्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो पेन होगा। ये तीसरी बड़ी अलामत है। और लास्ट में अगर देखा जाए टिंगलिंग मीन कि सुइयां चुभना, नेक और शोल्डर के एरिया में फीलिंग्स ऐसी होगी। और इवन ये कि ये टिंगलिंग जो है आपकी जो फिंगर्स हैं हैंड की उस तक आ जाती है। तो ये जो बेसिकली टिंगलिंग है ये भी एक क्या है, बहुत बड़ी सिम्टम्स है। अब अगर इसको फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट पे अगर आ जाए इसके कि फिजियोथेरेपी का इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में अगर देखा होगा सबसे पहले हमने डिस्कस किया C5 और C6। जो बेसिकली इनिशियली तो हम हीट और मसाजर वो सारी चीजें लगा लेंगे, पेशेंट्स के मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टेंस मशीन है, जो ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेटर है, वो C5 और C6 पे आप लगाएंगे। उसके बाद लगाने के बाद फिर हमारे पास जो तीन बेसिकली इसकी ब्रांचेस है ना, एंटीरियर, आर्टिकुलर और पोस्टीरियर, इन रीजन्स में आप लगाएंगे। अब एंटीरियर जो ब्रांच है उसको अगर देखा जाए तो वो डेल्टॉइड मसल के ऊपर है। तो एंटीरियर जो ब्रांच है उसका फिर आपने पैच यहाँ पे लगाना है। पोस्टी जो आर्टिकुलर ब्रांच है ये बेसिकली जो ट्राइसेप मसल है अपर बैक पे, यानी कि बाइसेप के बिल्कुल बैक पे, वहां पे लगाएंगे। और तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास पोस्टीरियर लोअर ब्रांच आती है जो बेसिकली डेल्टॉइड और डेल्टॉइड की बैक साइड होती है और टीरीज माइनर मसल जो है तो वो उसके पास होती है। तो ये इन एरियाज में जब आप पैचेस लगाएंगे टेंस मशीन के तो उससे डेफिनेटली पेशेंट जो है उसको अच्छा रिलीफ मिलेगा। और फिर उसके बाद एंड पे आप इसकी शोल्डर की रोटेशनल एक्सरसाइजेस, बाजू को स्विंग देना और इस किस्म के एक्सरसाइजेस कराएंगे तो डेफिनेटली पेशेंट को एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। एक दफा फिर हम रिपीट कर लेते हैं इस लेक्चर को फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में। सो डियर स्टूडेंट्स, in today's lecture we are discussing the anatomy of axillary nerve. Initially, if we will define the axillary nerve, the start of axillary nerve is from C5 to C6. This is the basically start region of axillary nerve and it ends at the shoulder. The basic function of axillary nerve is that it provides sensation and motor movements to the shoulder region so that we can uplift arm and other movements. The second name of
basically the second name of axillary nerve is circumflex nerve. So after discussing the basic function of axillary nerve, now we will discuss the nerves related to the axillary nerve. So there are four nerves, basic nerves, which are nearby the axillary nerve, and they are directly related to the axillary nerve. The first nerve is called median nerve, and the median nerve is located just in the middle part of your forearm. And after discussing the median nerve, the next nerve is comes musculocutaneous nerve. Musculocutaneous nerve is located on your upper side of arm. Uh, and after musculocutaneous nerve, there is a radial nerve, and radial nerve is just running at back side of your tricep muscle. And after radial nerve comes ulnar nerve, and ulnar nerve basically is the root of ulnar nerve is on inner side of your arm, starts from elbow and ends at the middle of your palm, at the anterior side of your palm. So this is the basically root of ulnar nerve. So these are the four nerves which we have discussed: median nerve, musculocutaneous nerve, radial nerve, and ulnar nerve. These are directly related or nearby to the axillary nerve. So after discussing this, we will discuss the function of axillary nerve. We have already discussed in the video, in the early part of the video, that the function of axillary nerve is that it has both functions, sensory functions as well as motor functions. The sensory functions of axillary nerves are it provides feeling, pain, etc. condition, and the motor function of axillary nerve is that it provides strength to your muscles, and then your muscles move your shoulder. So this is the basically the function of axillary nerve. So after discussing the function of axillary nerve, we will discuss the muscles that are basically muscles innervated by the axillary nerve. So there are three muscles in which axillary nerve is innervated. The first one is called the deltoid muscle. The deltoid muscles is just located on your upper part of your upper arm, and deltoid muscles, the function of deltoid muscles is that it uplifts your arm. So if you uplift your arm, this is the basic function of deltoid muscle. After discussing the deltoid muscle, we will discuss teres minor. Teres minor muscle is basically one of the most important muscle of axillary nerve, and the basic function of teres minor is that it can rotate your arm away from your body. If you rotate your arm away from your body, so this is the basically function of teres minor. After teres minor comes tricep muscles. The tricep muscles have a very important function when the axillary nerve give its sensations and motor movements to the tricep muscles. Then the tricep muscles helps to straighten your elbow. If you stretch your elbow, this is only possible because of tricep muscles. So we have discussed the three muscles that are directly related to the axillary nerve. So after discussing the muscles, we comes on to the root of axillary nerve. In root, we will discuss two or three more important things. Initially, the first thing is that start of the nerve, the start of the axillary nerve. The axillary nerve basically starts at C5 and C6, your at the middle part of your neck in cervical vertebra 5 and cervical vertebra 6. Then it travels to your collarbone. This is your collarbone, clavicle. You can also call this beauty bone. And after innervating clavicle, then it passes through the quadrilateral space. What is quadrilateral space? The quadrilateral space, if we define quadrilateral space, that the basically space between the muscles and tissues of the shoulder. Basically, there is a space in between your shoulder muscles and tissues. This space is basically called
quadrilateral space. So the axillary nerve passes through the quadrilateral space, and after passing through the quadrilateral space, it comes behind on the top of the humerus. So this area, this is the top area of humerus, and then it is called on the top of back of the humerus. So after this, then we discuss the branches of axillary nerve. So there are three main branches of axillary nerve. The first branch is called anterior axillary nerve. The first branch, anterior axillary nerve, basically connects and motor function to deltoid muscle. So initially we discussed that this muscle is location on the top of your arm is the deltoid muscle. So the basic function of anterior branch is that it provides sensory and motor functions to the deltoid muscle, so that the deltoid muscles definitely helps us to uplift our arm. So the second branch is called articular branch, and articular branch has two main important functions. The first one is that it basically helps to move the upper tricep muscle. So where is the upper tricep muscle? This is the bicep muscle, and beside of this is tricep muscle. So it provides sensory and motor functions to the tricep muscle. And after that, the second is the glenohumeral joint. So this is the joint of humerus. This is called glenohumeral joint. So it provides sensations and movements in upper tricep and glenohumeral joint. Now we'll discuss the third part of the branch, the third branch of axillary nerve. The third branch of axillary nerve is called posterior lower branch. And what is the posterior lower branch? The posterior lower branch basically provides the motor function to the posterior of deltoid and teres minor. So there are two important functions of posterior side of the nerve. The first one is that it provides motor function to the posterior deltoid. So this is your front deltoid, and this is your back deltoid. So on the back side of your deltoid muscle and teres minor, it provides supports. So we have discussed the main branches of axillary nerve. After discussing the main branches of axillary nerve, so we comes on to the disorders related to the axillary nerve. If we discuss the first disorder, the first disorder is called cervical radiculopathy. In cervical radiculopathy, basically the region is basic region of cervical radiculopathy is the C5 and C6, cervical vertebra 5 and cervical vertebra 6. It starts from there, and then the basic reason of cervical radiculopathy is that it can be osteoporosis, cervical osteoporosis. It can be cervical spondylosis, and there is shape change in vertebra C5 and C6. And because of shape change, osteoporosis or cervical spondylosis, the nerve passing beneath this area is pinched, and when nerve pinched, sensation loss, numbness, and other things happens. The second one is called the frozen shoulder. Frozen shoulder is very common in men as well as women. In frozen shoulder, we have seen that there is a rotator cuff in this part of your shoulder. When your rotator cuff becomes swells, and definitely axillary nerve is passing nearby through it, and when swelling occurs on this side, it definitely pinches the axillary nerve, and in the meanwhile it can acquire other nerves too, and because of this the nerve pinches and inflammations occur, and the rotator cuff becomes swell, and it would be converted into frozen shoulder, and the movement is impossible at this time. The third one is called quadrilateral space syndrome. In quadrilateral space syndrome, we have already discussed that this is the special space in your shoulder between the muscles of your shoulder and between the tissues of your shoulder. So this space becomes inflamed, and when this space becomes inflamed, then definitely
nerve pinches and inflammations occurs and pain comes. So discussed after discussing the disorders, the last thing is that symptoms. What are the main symptoms that axillary nerve disorder? The main symptoms are, the first one is that difficulty to move your shoulder. When your axillary nerve compresses, disturbs any disorder, then the first symptom is that difficulty to move your shoulder region. Then the second one is the numbness. You feel numbness in your neck, in your shoulder region. And third one is that pain that when you uplift arm. It means that when you uplift your arm, you can feel pain. So this is the another symptom of basically axillary nerve disorder. And the last disorder is that basically tingling. You can feel tingling in your shoulder area, even in the fingers of your hand. So these are the basically symptoms related to the axillary nerve disorder. So after discussing all this, now we will discuss what is the physical therapy treatment of axillary nerve disorder. Initially, you will apply infrared heat for 10 to 15 minutes in neck region, then in shoulder region. After giving the infrared, then you will use the facial gland massager in cervical region, then in shoulder region, and then in axillary region. And after using this, you can use 10 machine transcutaneous nerve stimulator. And transcutaneous nerve stimulator, you will use the 10s machine in these points. The first one point is called C5 and C6. You will use one patch as C5 and second patch as C6, and this will relieve the nerve little bit, and it can reduce the pain and numbness in this area. So after using the patches here, then you will use the patches in three main regions. The first one is the deltoid muscle. You can use patches deltoid muscle. Then on the second articular branch nearby tricep and glenohumeral joint, you can use patches near tricep muscles. And the third one is that posterior side, you can use patches on deltoid, posterior side of your deltoid muscle and teres muscle. So this can affects a lot and it can relieve the patient. And after using the modalities, you will do exercises of the patient shoulder. You can do shoulder exercises. In shoulder exercises, uplifting the arm, and then rotation exercises. These exercises help to relieve the axillary nerve compression. So that's all for today. Inshallah, in tomorrow video we will discuss the next lecture. Until then, Allah Hafiz. Jazakallah.